हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों पीवाईक्यू सीरीज में 2019 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व कर चुके हैं, जिससे मैंने तुमको 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना कि बस 3-4 साल का क्वेश्चन सॉल्व करके बस रख लिया। हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे या कर रहे हैं, उसका पीछे का बैकग्राउंड, आगे का कहानी, उसके पूरे इर्द गिर्द जो घूमती है कॉन्सेप्ट, हम सारी बातों को समझते चलेंगे, ताकि अगर एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन न भी आए, थोड़ा बहुत अगर यहाँ वहाँ घुमा भी दे तो भी हम उस क्वेश्चन को कर सकें। इसलिए हम लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। धीमे धीमे चलेंगे। हर ईयर को 2-3 पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स का सेक्शन अलग, बायो का सेक्शन अलग, और हर ईयर के 2-3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि बहुत अच्छे से हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेक्शन कंप्लीट हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि हमको सिर्फ ये नहीं कि बस हमने 4 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 3 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ऐसा नहीं है। हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, जिन कॉन्सेप्ट्स पर वो क्वेश्चंस बने हैं, ताकि अगर एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन ना पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज करेगा तो भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। हम लोग बहुत धीमे धीमे चलेंगे, बट व्हाट विल वी डू विल बी अ सॉलिड, एकदम सॉलिड काम करेंगे। ऐसा हल्का फुल्का काम नहीं, जो करेंगे दम से करेंगे, ठीक है। चलो, और इसके अलावा जो हम लोग SHM हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज ही कल में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव मोशन, साउंड वेव। बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हमारा इसके साथ पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है। रिवीजन का टाइम आ चुका है। प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, और खूब जमकर प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। बहुत आसान है, बस मन से लगने की जरिए है, ठीक है। चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पीवाईक्यू 2019 का पार्ट 2, जिसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहला 11 ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर कहा जाए बच्चों, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक कॉम्बिनेशन है। अब रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन देखो 2-3 आ चुके थे, या फिर देखो कि उसका हल्का फुल्का सा झलक तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, विथ एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग L है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज डबल्ड, अगर उसके जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो आवृत्ति है, उसको डबल कर दिया जाए, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, और उसकी गतिज ऊर्जा को आधा कर। मैं हिंदी बोलता चल रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। वैसे अगर तुमको दिक्कत है तो क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में BHU के वेबसाइट पर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड यू कैन सी द हिंदी वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। कोई दिक्कत, वैसे मैं बोलता चलूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, और उसकी गतिज ऊर्जा को आधा कर दिया गया। द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, तो उसका जो नया एंगुलर मोमेंटम है, जो नई कोणीय संवेग है, वो अब कितना होगा, ये तुमको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन समझ के चलो। तो हमसे बात हो रही है बच्चों एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, एक समान व्यक्ति गति की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हम लोग क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, वेग का परिमाण नियत रहता है। अगर तुमको याद हो तो उसको कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का स्पीड, उसका चाल मतलब स्पीड पूरे मोशन में कांस्टेंट रहे। डायरेक्शन तो खैर बदलेगा ही बदलेगा, मगर स्पीड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। चलो, तो मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास हमको दिया नहीं, अपने आप से मान लेंगे। ये है इसका वेलोसिटी, ठीक है, और ये है मान लो उसका रेडियस, और ये है पार्टिकल का मास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। कह रहा है कि इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू फॉर्मूला पार्टिकल के लिए हम सब जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, mvr, ठीक है। एक पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है, वो हम लोग को दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज डबल्ड, इसके घूमने का जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसको डबल कर दिया जाए।
फ्रीक्वेंसी सबको क्लियर है भाई? एक सेकेंड में जितने रिवॉल्यूशन करेगा, एक सेकेंड में जितने चक्कर करेगा, वही इसका फ्रीक्वेंसी होता है, उसको डबल करना है। ठीक है, जैसे अगर एक सेकेंड में 10 चक्कर कर रहा था, अब एक सेकेंड में 20 चक्कर करना है, डबल का मतलब यही हुआ। और काइनेटिक एनर्जी को हाफ करना है, गतिज ऊर्जा को हाफ करना है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम पर क्या फर्क पड़ेगा वो तुमको ऑप्शन में दिया। अब तुमको सर यहाँ पर दो चीज़ की बात, क्वेश्चन को समझना, तुमको कि सर यहाँ पर दो चीज़ की बात हो रही है, एक हो रहा है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है सर काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में चेंज करने की बात हो रही है। समझो, अप्रोच देखो, मेरा मेथड देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, वही तुमको पकड़ना है, क्वेश्चन नहीं, अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। सर फ्रीक्वेंसी को बदलने की बात हो रही है और काइनेटिक एनर्जी को बदलने की बात हो रही है। इन दोनों बदलाव का मोमेंटम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। लेकिन मोमेंटम का जो फॉर्मूला आपने लिखा है, न इसमें फ्रीक्वेंसी का कहीं अता पता है, न इसमें काइनेटिक एनर्जी का कहीं अता पता है। तो कैसे पता करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का एल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई फॉर्मूले में होना तो चाहिए वो, मत घबराओ, अभी आ जाएगा। देखो कैसे, अगर तुम लोग को याद हो तो रोटेशनल मोशन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पढ़ते थे, सबने पढ़ रखा है इसको। नाउ 2k इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा कर सकते हो, 2 ओमेगा था, ओमेगा अलग कर लो, इस ओमेगा को भेज दो नीचे, तो 2k बाई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई ओमेगा ही तो एंगुलर मोमेंटम होता है। सेम फॉर्मूला, इसको भी सॉल्व करोगे अल्टीमेटली आई ओमेगा ही आ जाएगा। गणना में सब यहाँ कुछ और लिखा आपने, यहाँ कुछ और लिखा। अरे v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा करोगे तो क्या होगा, एम आर ओमेगा इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कह सकते हो। और एम आर स्क्वायर ही तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है पार्टिकल के लिए, एक कण के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एम आई स्क्वायर को अगर लिख दूँ मैं आई, तो बताओ ये फॉर्मूला एल का एम वी आर से होते हुए बताओ आई ओमेगा तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो चाहे इसको एम वी आर लिखो चाहे इसको आई ओमेगा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझको एल को के और ओमेगा के फॉर्म में लाना था, ताकि हम लोग के और ओमेगा में जो बदलाव हो रहा है उसका इफेक्ट एल पर क्या पड़ेगा वो चेक कर सकें। या एल का फॉर्मूला एम वी आर में था, मैंने आई ओमेगा लिख लिया और के ओमेगा के फॉर्म में आ गया। तो हमको जो फॉर्मूला मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, एल इज इक्वल टू 2k बाई ओमेगा। अब इस फॉर्मूले को तुमको आगे के लिए याद रखना है। अब दोबारा ऐसी कभी नौबत पड़े तो हमको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर ने कराया था एल इज इक्वल टू 2k बाई ओमेगा, चलो यूज़ करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। ये तुम अगर पकड़ ली कि हाँ उसमें ये आया था, इसको यूज़ ऐसे करना है, यही सब कुछ है। बाकी ये सब देखना तो ठीक है, एक पढ़ने का प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में क्या सीखते हो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब इसमें देख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस डबल्ड, हम एल डैश की बात करते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस डबल, तो ओमेगा को क्या बोल दिया, 2 ओमेगा, एल डैश मतलब चेंज करने के बाद ये 2 तो कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा, ओमेगा के बदले 2 ओमेगा, डबल करने की बात की थी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, काइनेटिक एनर्जी को हाफ करो, मतलब जहाँ पर के है वहाँ पर क्या कर दो बच्चों, k बाई 2 कर दो। क्लियर है भाई, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। ये 2 से मत घबराना, वो फॉर्मूले का पार्ट था, उससे कुछ नहीं फर्क, वो वही रहेगा। तो एल डैश इज इक्वल टू 2k बाई ओमेगा इंटू 1/4 बोल सकते हैं, बताओ 2 2 जा 4 को अलग कर लो और 2k बाई ओमेगा। ये 2k बाई ओमेगा बच्चों ये तो शुरुआत की वैल्यू थी चेंज करने के पहले, तो एल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, l/4 बोल सकते हो, एल डैश इज इक्वल टू l/4। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, l/4। तो अगर फ्रीक्वेंसी को तुम डबल करोगे, काइनेटिक एनर्जी को हाफ करोगे, तो एंगुलर मोमेंटम विल बिकम 1/4। कैसे, तो ऐसा में सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही बेसिक्स जो हम लोग पढ़े हैं।
क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। कोई भी छोटी सी दिक्कत तुमको इसमें लगे कि सर ये स्टेप मुझको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स खुला है, दिल खोल के बोलो कि सर ये हमको समझ में नहीं आया। विल डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट क्लास दैट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो जल्दी से कॉपी कर लो, हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्विक। ओके तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का इसमें एक क्वेश्चन और भी आ चुका था, पहले देखे थे। एक ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लो ग्रेविटेशन के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 4-5 क्वेश्चन तो तुम्हारे सिर्फ ग्रेविटेशन और रोटेशन मोशन से हो गए। तो ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। 4-5 क्वेश्चन सिर्फ आ रहे हैं, मतलब फिजिक्स के 10% क्वेश्चन समझ लो, ऑलमोस्ट 10% क्वेश्चन सिर्फ इन 2 चैप्टर से आ गए। रोटेशन, ग्रेविटेशन, इन 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। बहुत स्लोली, बहुत धीमे धीमे पढ़ाया है मैंने, बहुत ध्यान से कवर करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखते हैं। कंसिडरिंग अर्थ टू बी स्फेरिकल, अर्थ को अगर एक स्फीयर मान लिया जाए, पूरे ग्रेविटेशन में हम लोग उसको स्फीयर मान के ही चलते हैं इन जनरल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ठीक है, अच्छी बात है। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, मतलब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ें, तो जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ ऐसी कहानी है। ठीक है, अगर तुमको याद हो तो हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसके जी के वैल्यू में चेंज। देखो एक बात और, मैंने पहले कहा था हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत डिफरेंट तरीके से होगा। मैं तुमको इस बात को फील कराऊंगा कि तुम क्लास में बैठे हो और तुमको क्लास में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये तुमको फील कराऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें सिर्फ सॉल्व करके बैठना नहीं है, वी हैव टू फील दैट वी आर डूइंग इट इन द क्लास। हम एग्जामिनेशन में कर रहे हैं। सोचो, मान लो तुम एग्जामिनेशन में बैठे हो, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे? तुम्हारा दिमाग क्या सोचना चाहिए? एक आम स्टूडेंट क्या सोचेगा? मैं एक आम स्टूडेंट हूँ, क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा यार ग्रेविटेशन मैंने चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर सर ने जी के वैल्यू में चेंज बताया था, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में कुछ बताया था कि पोल पर जी की वैल्यू जो होती है कुछ ज़्यादा हो जाती है इक्वेटर के वजह से। कहाँ पे टॉपिक पढ़ाया था तो याद आएगा, सर ने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें रोटेशन ऑफ अर्थ की बात हो रही थी और सर ने वहाँ बताया था ये फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जहाँ पे लैम्डा क्या था सर? लैटिट्यूड था, ये एंगल था और ये पॉइंट था। ठीक है, सर ने बताया था कि जब अर्थ घूमता है तो सारे पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर है। ठीक है, सिर्फ उस पार्टिकल को छोड़ करके जो पोल पर होता है, जो एक्सिस पर होता है, उसका रेडियस बेहद कम होता है या लगभग 0 होता है। तो सारे पार्टिकल सर्किल में घूमते हैं सिवाय उस पार्टिकल को छोड़ करके जो एक्सिस के इर्द गिर्द होगा। क्लियर है? तो ये सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन चाहिए होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी से ही मिलता है। तो भैया जो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा उसको क्यों एक्सेलरेशन चाहिए? वो ग्रेविटी से छेड़छाड़ क्यों करेगा? तो जो पोल पर लोग रहते हैं, इंसान हो, भालू हो, जो भी हो, उसको ग्रेविटी से कुछ नहीं चाहिए, उसको सर्कुलर मोशन नहीं करना है। जो इक्वेटर पे लोग हैं उनको बहुत बड़े सर्किल में घूमना है। कहाँ से मिलेगा एक्सेलरेशन? तो लोग ग्रेविटी से खींचते हैं। तो ग्रेविटी से खींचने की वजह से इक्वेटर पे सब पढ़ा चुके, बस रिवाइज करवा रहा होगा, तुमको रिकॉल कर रहा होगा तो बताना कि हाँ साहब ने ऐसा कुछ बताया था। सर्कुलर मोशन जो इक्वेटर पर होगा उन लोगों को बड़े सर्किल में घूमना है। और तुम देख लो ना, जो पोल के आसपास होगा बेचारा, कोई पोलर बियर होगा या कोई इंसान रह रहा होगा, उसको वो छोटे सर्किल में घूमना है। हमको पता नहीं चलेगा, बट वी ऑल मूव इन सर्कुलर मोशन। हम सब जानते हैं, हमको नहीं पता, बट हम सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ। वी डोंट फील इट बिकॉज हमारे रिस्पेक्ट में सब कुछ घूम रहा है, दैट्स वाई वी डोंट फील इट। ठीक है, बट वी डू सर्कुलर मोशन। कहाँ से मिलेगा इसके लिए एक्सेलरेशन? भैया ग्रेविटी से ही मिलता है। तो जो पोल पर होगा वो छोटे सर्किल में घूमेगा, उसको ग्रेविटी से कम डिमांड होगी। जो इक्वेटर पर होगा बड़े सर्किल में घूमेगा, वो ग्रेविटी से ज़्यादा डिमांड करेगा, ग्रेविटी वहाँ ज़्यादा खर्च करेगा।
यहाँ पर ग्रेविटी कम खर्च करेगा। और कोई पोलर बियर बेचारा एकदम एक्सिस पर है, उसको तो ग्रेविटी से कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे, ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों कॉन्टिन्यूअस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सबसे कम ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पर होती है, और धीमे धीमे आगे बढ़ोगे तो पोल तक जाते जाते इसकी लगातार कॉन्टिन्यूअस वैल्यू बढ़ती जाती है एंड पोल पर बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, अगर तुम इस बात को चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एट इक्वेटर, अगर तुमको याद हो तो बस सब रिवीजन चल रहा है। तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा चुके हो, मैं तुमको बस और इलोबरेट कर रहा हूँ। एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री पुट करोगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा। अरे बाप रे, जी में से इतना सारा घट गया, तो यहाँ तो वैल्यू बहुत कम हो गई। जब पोल पर जाओगे तो एट पोल्स लैम्डा इज इक्वल टू 90, cos 90 विल बिकम 0 और जी डैश विल बी जी। ग्रेविटी की वैल्यू पर कोई भी कमी नहीं आएगी। क्यों आएगी भैया, तुम सर्कुलर मोशन कर कहाँ रहे हो, जो कर रहा हो वो जाने, हम थोड़ी कर रहे हैं। हम ग्रेविटी में से कुछ भी नहीं देंगे, हम पूरा ग्रेविटी लेके बैठेंगे पोल पर। तो इक्वेटर पर सबसे कम जी हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे इट विल कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज और पोल पर बिकम्स मैक्सिमम। तो सीधा सपाट आंसर है बच्चों, इंक्रीजेस। क्लियर है, एकदम फील करो कि तुम क्लास में बैठे हो और तुमको कैसे क्वेश्चन को इमेजिन करना है कि इस क्वेश्चन को यहाँ पढ़े थे, ऐसे समझाया गया था, अब यहाँ पर आ जाओ। बस तुमको थोड़ा सा रिकनेक्ट करना है, जो क्वेश्चन में दिया है और जो तुम पढ़े हो बस कनेक्ट करो। ठीक है, चलो, तो आंसर इज इंक्रीजेस। क्लियर है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अब जैसे मैं तुमको फॉर्मूला बता दिया कि किस फॉर्मूले पर काम करता है। अब इससे इर्द गिर्द कुछ भी आ जाए, लैम्डा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, पर जी की वैल्यू क्या होगी, वी कैन फाइंड आउट दिस फॉर्मूला। तो उस क्वेश्चन का बेस क्या है, वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, ये भी हमको पता होना चाहिए। सिर्फ सॉल्व करके हमको उसको रखना नहीं है। ठीक है, तो डू इट, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। और इत्तेफाक से क्वेश्चन नंबर 13 भी ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन है। रोटेशन मोशन और ग्रेविटेशन मोशन एकदम इसमें एकदम छा गया है तुम्हारे 2019 के पेपर में। शायद 5वां या 6ठा क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, रोटेशन ग्रेविटेशन को अगर क्लब कर दिया जाए तो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर किसी 1-2 चैप्टर पे बहुत मेहरबान हो जाता है तो पूरा दे शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, नॉट ओनली फिजिक्स, किसी भी पेपर में ऐसा हो सकता है, बट यू कांट कंप्लेन। अब है तो सॉल्व करना है। ये सब सिर्फ अब क्या सर, दिया तो दिया, सॉल्व करना है। इसलिए हम लोग को चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, सारे चैप्टर्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं तुमको फिर कह रहा हूँ कि मुझको तुमको इस बात को बताना है, हम लोग एग्जामिनेशन में बैठ कर कैसे सोचेंगे, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, वो तुमको मैं थॉट प्रोसेस सिखाऊंगा कि तुम कैसे सोचोगे कि इसको हम लोग कॉपी तक लेकर कैसे आए। देखो, सबसे बच्चा ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का है। इफ जी डिनोट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट आर डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। कह रहा है कि अर्थ के सेंटर से जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसकी बात हो रही है। ये मान लो अर्थ है बच्चों, ये अर्थ का सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर ग्रेविटी की वैल्यू जी है। इफ जी डिनोट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ठीक है, अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर ग्रेविटी की बात हो रही है। लेकिन ये आर है क्या सर, ये स्मॉल आर है क्या, डिस्टेंस सेंटर से तो ठीक है, मगर ये है क्या, आगे लिखा है आर इज लेस देन आर। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। आर इज लेस देन आर मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, जहाँ कैपिटल आर क्या है, अर्थ का रेडियस। यानी कि जो स्मॉल आर की वैल्यू है अर्थ के रेडियस से कम है। अब अर्थ के रेडियस से अगर कम है यानी कि जो पॉइंट होगा वो अंदर ही कहीं होगा। भाई अर्थ के रेडियस से जब बड़ा होगा तब ना पॉइंट इसके बाहर निकल जाएगा।
अगर स्मॉल आर की वैल्यू अर्थ के रेडियस से छोटी है तो बताओ जरा पॉइंट कहाँ होगा? क्या वो पॉइंट अर्थ के सरफेस से बाहर होगा? बाहर कैसे हो सकता है सर? अगर स्मॉल आर रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा है तो स्मॉल आर कहीं अंदर ही होगा। ये समझ गए? कहीं अंदर मतलब समवेयर हियर सेंटर से स्मॉल आर दूरी की बात हो रही है। अच्छे से क्वेश्चन समझो, स्मॉल आर दूरी की बात हो रही है और यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जी है। क्वेश्चन क्लियर है? इस जी और आर में रिलेशन चेक करना है क्या है। क्वेश्चन क्लियर है ना? सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, जहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, मतलब अर्थ के अंदर आ जाओ, ऊपर नहीं, सरफेस पर भी नहीं, अंदर आ जाओ। अर्थ के अंदर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ग्रेविटी की वैल्यू जी है, तो इस जी और स्मॉल आर में रिलेशन क्या होगा सर बताइए? क्वेश्चन समझ गए? अब तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होगा? तुम सोचोगे सर ने हमको दो चीज़ पढ़ाया था, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर, अर्थ के सरफेस से नीचे आने पर ग्रेविटी में चेंज सर ने पढ़ाया था। तो यहाँ तो अर्थ के सरफेस ऊपर जाने की बात हो नहीं रही है, हम तो अर्थ के सरफेस से नीचे आए हैं, तो यहाँ पे अर्थ के सरफेस से नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एक आम स्टूडेंट, तुम, मैं, कुछ भी एग्जाम में बैठेगा तो ये ऐसे सोचना है। दिस इज़ अ थॉट प्रोसेस। तुम लोग कहते हो सर कैसे करें, अप्रोच क्या हो, कैसे क्वेश्चन को हम टैकल करें, दैट इज़ द अप्रोच। ये जो पॉइंट है सर अर्थ के सरफेस के नीचे है, सर ने फॉर्मूला पढ़ाया था, सरफेस से ऊपर जाने वाला, सरफेस से नीचे आने वाला। ये तो सरफेस के नीचे वाली बात हो रही है, नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलो, तो नीचे वाला फॉर्मूला तुम लोग याद होगा, क्या बताया था मैंने? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। याद आ रहा है? लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो स्मॉल आर होता था ये सरफेस से हाइट होती थी, ये सरफेस से हाइट होती थी, सेंटर से नहीं। सेंटर ये हाइट एच सरफेस से होती। तो बताओ इस एच को हियर एच इज आर माइनस आर बोल सकते हैं कि नहीं? जरा बताओ भाई। ये वैल्यू पूरी कितनी है बच्चों? ये वैल्यू पूरी है अर्थ की रेडियस जो कैपिटल आर है, और ये है स्मॉल आर। तो स्मॉल एच को हम लोग आर माइनस आर कैसे, तुमको ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि तुमको जी की वैल्यू स्मॉल आर के टर्म्स में लाना है। एच को भगाओ, स्मॉल आर को लेकर के आओ। ऑप्शन देख, जैसा ऑप्शन होगा वैसा काम करेंगे। हमको आंसर में जी और स्मॉल आर की रिलेशन की बात करनी है, तो एच इज इक्वल टू क्या लिखा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रख दे। देखो, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच कितना है बच्चों? आर माइनस आर बाई आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस आर ब्रैकेट ओपन प्लस आर बाई आर। क्लियर है? कैंसल्ड आउट एंड यू गॉट जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर बाई आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई आर इंटू आर बोल सकते हैं भाई। ये जो ये वाला जो जी होता है ये तो सरफेस का जी होता है। इस फॉर्मूले में जो जी है वो सरफेस का जी है और जी डैश नीचे वाला, तो ये जी तो बच्चों कांस्टेंट है। अर्थ की रेडियस हमेशा से कांस्टेंट है, तो ये जब कांस्टेंट है तो जी डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जो जी डैश होगा अर्थ के नीचे वो आर के, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होगा। ये सिंपल सा तुम्हारा क्वेश्चन था जिसको तुमको आना चाहिए, करना चाहिए, बहुत सिंपल है। बस ध्यान रखना है एक चीज़ कि सर ने जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें जो स्मॉल एच है वो तो अर्थ के सरफेस से नीचे होता है हाइट, और यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो सेंटर से दिया है। तो हमको एच को स्मॉल आर में कैसे चेंज करें? तो स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ताकि एच को हटाओ स्मॉल आर लेकर के आओ। ठीक है, ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में बैठ करके सोचने का। दैट शुड बी थॉट प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? आसान क्वेश्चन था तो कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ। क्विक, ओके तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
14 क्वेश्चन जो है वो है हमसे पूछा गया बच्चों फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जो द्रवों का प्रवाह एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, उससे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर इज। अभी स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो है स्टेडी फ्लो, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों धारा रेखीय प्रवाह। अब ये होता क्या है तो इसको समझ लेते हैं, फिर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करते हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, जो बताऊंगा उसको याद रख लेना। मैं हमेशा बात करता हूँ फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं रटना है, जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स जो सच है उनको याद रख लेना है। जैसे ये फैक्ट है, देखना क्या मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब है जिसमें से कोई बच्चों मानो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। ये एक ट्यूब है, पाइप है जिसमें से कोई लिक्विड फ्लो कर रही है, जैसे पानी बह रहा है एग्जाम्पल के तौर मान लो। तो अगर फ्लो ऐसा हो कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक सिंगल लाइन को पकड़ करके चले, मतलब जैसे मान लो इस पाइप में अगर मैं लिक्विड के 3 पार्टिकल को देखूं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल ये हो गया सी। पार्टिकल ए लाइन नंबर 1 पे है, पार्टिकल बी लाइन नंबर 2 पे है, पार्टिकल सी लाइन नंबर 3 पे है। सब अपने अपने लाइन को पकड़ के चल, लाइन या ट्रैक जो समझ लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो या धारा रेखी प्रवाह या स्टडी फ्लो या लेमिनार फ्लो, कई नाम है इसके। स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, कई नाम है इसके। हिंदी में क्या है? धारा रेखी प्रवाह का मतलब ये होता है कि जब किसी पाइप में, किसी ट्यूब में लिक्विड का फ्लो ऐसे हो रहा हो कि उस लिक्विड के सारे पार्टिकल्स अपने लाइन को पकड़ते हुए चले, अपने लाइन को छोड़े ना। अगर पार्टिकल नंबर ट्रैक नंबर 1 पे है तो शुरू से वो इसी ट्रैक पर चलेगा, अपने ट्रैक को छोड़ेगा नहीं। यही होगा हाल बी का, यही होगा हाल सी का, सबके सब अपनी लाइन को पकड़ के चलेंगे। कोई लाइन को छोड़ करके दूसरे के साथ टक्कर नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ए वाला लाइन को छोड़ करके बी वाला लाइन पर आ गया तो बी और ए में टक्कर हो जाएगा, सब काम खत्म। तो बड़ा सुंदर सा फ्लो बनेगा, एकदम बढ़िया सा फ्लो बनेगा। इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर पार्टिकल्स अपने अपने ट्रैक को पकड़ते हुए चलेंगे तो। क्लियर है? एक दूसरा फ्लो भी होता है जिसको कहते हो टर्बुलेंट फ्लो, हिंदी में कहते हो विक्षुब्ध प्रवाह, कुछ ऐसे जिसमें पार्टिकल्स का कोई भी मूव करने का एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होता, जिसको जहां मौका मिला वहां वो मूव करना शुरू कर दिया। ऐसे फ्लो को बोलते हैं बच्चों जिगजैग फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो या विक्षुब्ध प्रवाह। ये 2 फ्लो की बात हम लोग करते हैं जब फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो एकदम सिंपल फ्लो में चल रहा होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स आराम से 1 बाय 1 एक के पीछे एक की जैसे ट्रैफिक चलती है। ट्रैफिक वो नॉर्मल ट्रैफिक नहीं, जहाँ पर पे सारे व्हीकल्स एक नियम से चल रहे हो, अपने अपने ट्रैक में चल रहे हो। हालांकि ऐसे ट्रैफिक हम लोग को देखने को तो नहीं मिलती है ना, यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन मानता नहीं है। तो ट्रैफिक एग्जाम्पल देना थोड़ा सा इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये बहुत ही अनुशासित कह सकते हो, डिसिप्लिन वाले मोशन होते हैं, ट्रैफिक की तरह नहीं। मेरी गलती हो गई, मैं ट्रैफिक का एग्जाम्पल दे दिया। कुछ और जैसे फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स में जब तुम देखते हो वो ट्रैक एंड फील्ड के जो कंपटीशन होते हैं उसमें जो एथलीट्स दौड़ते हैं सबका अपना अपना एक ट्रैक होता है ना। कोई भी एथलीट अपने ट्रैक को छोड़कर दूसरे ट्रैक पे नहीं जा सकता, आगे पीछे हो सकते हैं मगर अपने ट्रैक को छोड़ते हैं सब। हाँ, वो कुछ इसका एग्जांपल दे सकते हो, वो लोग डिसिप्लिन मोशन करते हैं। नंबर 1 अपने ट्रैक पर दौड़ रहा है, नंबर 2 अपने ट्रैक पर, नंबर 3 अपने ट्रैक पर, तो कह सकते हो उसका एग्जाम्पल दे सकते। सब अपने अपने ट्रैक पर चल, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा कि एक बढ़िया सा फ्लो जा रहा है पार्टिकल्स का, जिसका भी दैट इज स्ट्रीमलाइन। और जहाँ हाँ, इसके लिए ट्रैफिक एग्जाम्पल दे सकते हो, इसके लिए ट्रैफिक एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसको जहाँ मिला मौका, जहाँ मिला जगह घुसा दिया अपना व्हीकल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोशन को बोलते हो बच्चों टर्बुलेंट, ऐसे को बोलते हो स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अब होता क्या है
इन दोनों की पहचान करने के लिए एक नंबर का हम लोग हेल्प लेते हैं। एक नंबर के हेल्प से पहचान, अब फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई देख कर तो नहीं पता कर सकते, जब तक देख करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो तब तक हम लोग पता नहीं कर सकते कैसा फ्लो है। तो जब लिक्विड का फ्लो होता है तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, ये पता करने के लिए वी कैलकुलेट अ नंबर, एक नंबर कैलकुलेट करते हैं। उस नंबर को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, जिसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है n इज इक्वल टू रो वी डी ईटा, जहाँ रो क्या होता है लिक्विड का डेंसिटी, v क्या होता है उसका क्रिटिकल वेलोसिटी, d होता है डायमीटर, जिस डायमीटर में उसका फ्लो हो रहा है दैट इज डायमीटर, और ईटा होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझते हो, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी सुने होंगे। तो ये होता है बच्चों रेनॉल्ड्स संख्या। इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। कैसे? तो सिंपल सी बात है, अगर इसकी वैल्यू, अगर n की वैल्यू लेस देन 2000 है, अगर 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होता है स्ट्रीमलाइन। अगर इसकी वैल्यू 3000 से ज़्यादा है तो फ्लो कैसा होता है बच्चों टर्बुलेंट, डिस्टर्ब, विक्षुब्ध, जहाँ जिसको मौका मिला घुस गया। तो 2000 से कम स्ट्रीमलाइन, मोर देन 3000 टर्बुलेंट, और अगर दोनों के बीच की वैल्यू है, अगर ये 2000 से 3000 के बीच की वैल्यू है तो इसका फ्लो दोनों के बीच का होता है, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन, थोड़ा सा टर्बुलेंट, थोड़ा सा ठीक ठाक, थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब इंटरमीडिएट पोजीशन होती है। कभी स्ट्रीमलाइन, कभी टर्बुलेंट, कभी टर्बुलेंट, कभी स्ट्रीमलाइन, मतलब कंफर्म नहीं है, इट इज इंटरमीडिएटरी स्टेट बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर इज बच्चों बिलो 2000। क्लियर है? 2000 से कम तो स्ट्रीमलाइन, 3000 से ज़्यादा तो टर्बुलेंट, और अगर ये है तो दोनों के बीच की बात होगी, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन, थोड़ा सा टर्बुलेंट, इट विल बी इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है? तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर। क्लियर है? समझ गए? अब रेनॉल्ड्स नंबर समझ गए, रो वी डी बाई ईटा। रो क्या होता है? डेंसिटी, द्रव का घनत्व, वी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, डी होता है डायमीटर, ईटा होता है श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी। ये हमको दिया रहेगा तो कहीं हमें रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट भी करना, वी कैन कैलकुलेट। तो हम लोग को सिर्फ आंसर नहीं पढ़ना है, हमको उसका आगे पीछे पूरा बैकग्राउंड चेक करना है कि क्वेश्चन आगे बना कहाँ से है। ठीक है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14, जिसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है? तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यू डू इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है? हम लोग जब फ्लूइड प्रेशर पढ़ते हैं, तरल का दाब पढ़ते हैं, जहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, बाइंसी फोर्स की बात करते हैं, वहीं से कुछ ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है? देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एन आइस क्यूब कंटेनिंग अ ग्लास बॉल। सबसे पहले इसको समझो ये क्या कह रहा है। ये बच्चों एक आइस क्यूब है, बर्फ का एक टुकड़ा है, क्यूब है, इसके अंदर एक ग्लास की बॉल है, कांच का एक बॉल है। ठीक है? ये जो क्यूब है ये बर्फ का है, आइस क्यूब है, इसके अंदर कांच की बॉल है, जमी है, पैक्ड है, बर्फ से घिरी हुई है। तो अ आइस क्यूब कंटेनिंग अ ग्लास बॉल, ठीक है, अच्छी बात है, इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ ट्रफ। एक पानी से भरे वेसल में पानी की सतह पर ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है, कुछ ऐसे। इफ दिस इज अ ट्रफ, ट्रफ मतलब एक बड़ा सा वेसल होता है। ठीक है? एक बड़ा सा वेसल है और उसके सरफेस पे ये जो कांच का क्यूब है ये बच्चों फ्लोट कर रहा है, कुछ ऐसे। ठीक है?
इसके सरफेस पे फ्लोट करना है, कुछ ऐसा। हालांकि एग्जैक्ट सरफेस पर नहीं होगा, उसका कुछ पोर्शन नीचे भी होगा, क्योंकि जब तक वो वाटर को डिस्प्लेस नहीं करेगा नीचे जा कर के, तब तक ये बैलेंस में नहीं आएगा। क्योंकि जब ये हल्का सा एकदम सरफेस पर नहीं होगा, ये हल्का सा डूबेगा, इसके डूबने से क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा। और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से जब वाटर डिस्प्लेस होता है, जब द्रव का विस्थापन होता है, तो ही इसके ऊपर एक बायंसी फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं, बायंसी फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। और वही बायंसी फोर्स इसके वेट को संभालेगा। किससे किसके वेट को? तो सर जो आइस प्लस ये जो अंदर कांच का गोला है, दोनों के वेट को, दोनों के भार को यही ना बायंसी फोर्स संभालेगा, वरना तो पूरा पूरा डूब जाएगा ये। यहाँ तक बात क्लियर है कि ये जो तुम्हारा पूरा वेट है, आइस क्यूब प्लस जो गोला है कांच का, इसके वेट को, भार को कौन संभालेगा? जो नीचे से जो बायंसी फोर्स काम करेगा वो संभालेगा, ठीक है। और संभालेगा तो वो तैरता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब कह रहा है कि द होल ऑफ आइस मेल्ट्स। भाई जो बर्फ है कभी ना कभी तो पिघलेगी, कंफर्म। द होल ऑफ आइस मेल्ट्स, ये जो पूरा बर्फ है वो पिघल जाएगा। जब ये बर्फ पिघल जाएगा तो सिर्फ कौन बचेगा? सिर्फ ये कांच बचेगी। क्लियर है? यानी कि इस अब पानी को सिर्फ ये जो कांच का गोला है उसको संभालना है, क्योंकि बर्फ तो पिघल करके पानी बन गया, पानी इसमें मिल गया, पानी इससे मिल गया। अब इस लिक्विड को, इस आइस के तो वेट को संभालना नहीं है, क्योंकि आइस का वेट मेल्ट हो करके पानी में मिल गया, अपने भार खुद संभाल लेगा वो। क्लियर है? अब पानी को किसको संभालना होगा? सिर्फ इस गोले को। वही तो बचा, बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन ये लिक्विड इस कांच के गोले को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि एक रूल होता है, डेंसिटी रूल। जब सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होता है तब वो सॉलिड डूब जाता है, तैरता नहीं। तो जैसे ही बर्फ़ पिघल जाएगी और अकेला बेचारा ग्लास बच जाएगा, ग्लास के पूरे पूरे वेट को अब ये लिक्विड संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि ग्लास जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, पहले तो पानी डिस्प्लेस कौन कर रहा था? ये आइस क्यूब कर रहा था, खूब मज़े का पानी डिस्प्लेस कर दिया, संभाल लिया। लेकिन जब आइस नहीं है तो पानी को डिस्प्लेस करने का काम कौन करेगा? ये तुम्हारा कांच करेगा। लेकिन कांच छोटा सा है, देख लो, छोटा सा है। तो ये छोटा सा कांच इतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं करेगा कि वो पानी इसके वेट को संभाल सके, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर से बहुत ज़्यादा होता है। जिसका डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगा उसको वो तैर नहीं सकता है, वो हमेशा नीचे डूब जाएगा। तो जैसे ही आइस मेल्ट करेगी, कहानी कुछ यूँ होगी कि जो कांच का तुम्हारा गोला था ये बच्चों यहाँ पे आकर बैठ जाएगा। इस कंडीशन में ये सिर्फ थोड़ा सा ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। जब ये यहाँ पे था तब ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके वेट को संभालना था। और ये डिस्प्लेस कौन कर रहा था? ये जो क्यूब है वो डिस्प्लेस कर रहा था। खूब मज़े का डिस्प्लेस किया ताकि कांच के भार को भी संभाल सके, और पानी का लेवल उसके ऊपर चला गया वो। लेकिन जैसे ही पिघल करके नीचे आया, ये अब उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये डिस्प्लेस करेगा और पहले से कम डिस्प्लेस करेगा। पहले से कम डिस्प्लेस करेगा तो बच्चों जो वाटर लेवल है इसका नीचे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो? वाटर लेवल फॉल्स। ठीक है? जैसे ही ये नीचे गिरेगा, नीचे तली पर बैठेगा, ये जो पानी डिस्प्लेस करेगा सिर्फ अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा, और यहाँ पर जो डिस्प्लेस कर रहा था वो अपने वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा कर रहा था ताकि उसके भार को संभाला जा सके। बट अब कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो पानी का लेवल हल्का सा नीचे आ जाएगा। तो उसका आंसर होगा वाटर लेवल विल फॉल। ठीक है, तो कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। तुम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तकलीफ हो सकती है अगर नहीं पढ़े होगे तो। बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत शानदार फिजिक्स है इसके पीछे। कहीं मौका मिलेगा पढ़ेंगे इसको हम लोग,
तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्विक। ओके तो बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा लिक्विड का सरफेस टेंशन, द्रव के पृष्ठ तनाव से ही इसकी कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या है, कह रहा है कि अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास वेसल, एक बहुत ही लंबा बेलनाकार सिलेंड्रिकल ग्लास का वेसल है, ठीक है, हैज़ अ स्मॉल सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर इन इट्स बॉटम। मतलब कुछ कहानी ऐसी हो रही है कि ये तुम्हारा एक लॉन्ग लंबा सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके बॉटम पे एक छोटा सा होल है, इज अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। द डेप्थ एच टू विच द वेसल कैन बी लोवर्ड वर्टिकली इन डीप वाटर बाथ। कह रहा है एक बहुत बड़ा सा वाटर बाथ है। वाटर बाथ मतलब वही बहुत बड़ा सा वेसल कह सकते हो जिसमें पानी या लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। वाटर इज फिल्ड, जो लिक्विड है वो वाटर है, ठीक है, वाटर इज फिल्ड, ठीक है। अब इस ग्लास ट्यूब को इसके अंदर हमको डुबाना है, ठीक है, और इतना भीतर ले जाना है, इतना डेप्थ तक ले जाना है जब तक इसके अंदर पानी एंटर ना करना शुरू कर दे। मतलब ये कहानी हुआ कि जब तुम इस वेसल को इस वाटर बाथ में डुबाओगे कुछ इस तरीके से, लाइक दैट, तो इसके बॉटम पे देखो यहाँ पे होल है, ठीक है, जो वेसल हम डुबा रहे हैं उसके बॉटम में होल है। तो हो सकता है क्या होगा ही कि पानी जो है इस होल के थ्रू अंदर इंटर करना शुरू करेगा ही, बिल्कुल करेगा। लेकिन कब? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डुबाया और पानी इंटर करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन डेप्थ के बाद ही पानी इसके अंदर इंटर करना शुरू करेगा, डेफिनेटली। और ऐसा कब होगा? जब इस साइड से प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर से प्रेशर कम। भाई जहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा, भाई यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा तभी यहाँ का वाटर अंदर इंटर करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि बस हल्का सा डुबा करके देख लेना, फैक्ट है। ऐसा नहीं कि हल्का सा डुबाया और पानी घुसना शुरू, स्मॉल है। अगर बड़ा सा होल होकर ठीक है, फट से पानी इंटर कर जाएगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर स्मॉल होल है तो शुरू में जब तुम डुबाओगे नीचे तो पानी यहाँ से एंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की जो प्रेशर, क्योंकि एंटर करने के लिए बच्चों यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तब तो अंदर एंटर करेगा। तो एक सर्टेन हाइट तक डुबाने के बाद ही वाटर अंदर एंटर कर सकता है। तो पूछता है कि भाई कितना हाइट डुबाने पर लोअर्ड, मतलब हाइट नीचे किया जाए। द डेप्थ एच टू विच द वेसल कैन बी लोवर्ड वर्टिकली, लोवर्ड में नीचे ले जाना, ठीक है, कैन बी लोवर्ड वर्टिकली इन डीप वाटर बाथ विदाउट वाटर एंटरिंग इनसाइड, ताकि पानी एंटर न करना पड़े। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर एच रो जी इज इक्वल टू 2s कॉस थीटा। सरफेस टेंशन फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ थीटा क्या होता है, ग्लास और वाटर के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों से, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वो हम लोग जानते होंगे, हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में, स्पर्श कोण। अगर नहीं तो सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। तो ग्लास और वाटर के लिए कांटेक्ट एंगल होता है 0, तो cos 0 कितना हो गया 1। तो यहाँ से h इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों 2s। s मतलब सरफेस टेंशन को t से बोल रहे हैं, t है बोलो चाहे s बोलो, यहाँ t बोल रहा है। तो 2t बाई कितना हो जाएगा बच्चों r रो g। तो 2t बाई r रो g इज द डेप्थ टू विच यू कैन लोअर द ट्यूब। उसको तुम नीचे ला सकते हो तब तक कि पानी उसके अंदर एंटर न करे, ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 3 यू करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 हो गया, हम लोग चलिए क्वेश्चन 17 की तरफ, जरा कर लो इसको तो आगे चलते हैं फिर क्विक। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 17 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 17 जब हम देखते हैं तो हमको दिखता है कि ये जो क्वेश्चन है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछा गया है। गैस के मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी की बात हो रही है, जिसको बहुत अच्छे से डिटेल में लोग पढ़े हैं, ठीक है। फॉर अ गैस आरएमएस वेलोसिटी एट 800 केल्विन इज n टाइम्स ऑफ दैट एट 200 केल्विन। मतलब कि जो 800 केल्विन पर आरएमएस वेलोसिटी है वो 200 केल्विन पर आरएमएस वेलोसिटी का n गुना है। अब n की वैल्यू पता करो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जो गुना है, ठीक है। फिर सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि गैस है 800 केल्विन पर उसके गैस का आरएमएस वेलोसिटी, 200 केल्विन पर उसके आरएमएस वेलोसिटी का कितने गुना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। सिंपल सा। फिर सुन लो जो बोल रहा हूँ, किसी गैस का 800 केल्विन पर जो आरएमएस वेलोसिटी है वो 200 केल्विन पर आरएमएस वेलोसिटी का कितने गुना होगा, बस यही क्वेश्चन है। करते हैं सर। तो हम जानते हैं बच्चों कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, द वी आरएमएस का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट 3RT/m0 होता है। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर गिवन गैस की बात हो रही है तो m0 कांस्टेंट होगा, जो भी बदलाव हो रहा है वो टेम्परेचर में हो रहा है। तो वी कैन ऑलवेज से वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं वी आर एम एस V1 कर लो और V2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा सर, T1/T2। V1 मतलब मान लो 800 डिग्री केल्विन पर बात हो रही है और V2 मतलब 200 केल्विन पर बात हो रही है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पे V at 800 केल्विन अपॉन V at 200 केल्विन इज इक्वल टू √T1/T2। T केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 800 केल्विन बाई 200 केल्विन। 800 में 1 को मान लिया 800 केल्विन पर वेलोसिटी और V2 मान लिया 200 केल्विन पर वेलोसिटी। तो T1 इज 800, T2 इज 200। तो कितना हो जाएगा सर, ये 4 और ये कितना आ जाएगा 2, √4 विल बिकम 2। तो बताओ जरा से यहाँ पर पे कितना आएगा, V 800 केल्विन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V at 200 केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर अ गैस द आरएमएस स्पीड एट 800 केल्विन, 800 केल्विन पर जो वेलोसिटी है इज n टाइम्स ऑफ दैट एट 200। जो 200 केल्विन पर वेलोसिटी है उसका n गुना है। तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। 800 केल्विन पर जो वेलोसिटी है वो 200 केल्विन पर वेलोसिटी का 2 गुना है, यही n की वैल्यू है। सिंपल से तुम्हारा क्वेश्चन है, यही पूछा गया था, ठीक है। आसान है, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, जनरली सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, कोई बहुत कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जैसे इसके पीछे 2-3 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, ये सिर्फ आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे तो अब तुम खुद देख लो। तो यहाँ पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम किस में कंफर्टेबल हो। तुम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो कि तुमको न्यूमेरिकल्स करने में अच्छे लगते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तुमको छांटना होगा, तुमको अपने आप को परखना होगा कि तुम कैसे हो। यू हैव टू नो योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि तुम किस में कंफर्टेबल हो। अपने आप को पहचानो कि हाँ यार, हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बढ़िया से कर ले रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा मुझको वक्त लग रहा है, मैं बुरा नहीं हूँ, मगर आई एम टेकिंग टाइम। तो कीप दैट असाइड, छांट लो क्वेश्चन फॉर्मूला वाले 25-30 तो मिलने ही मिलने कर डालो, बट फॉर्मूला तुमको उसका याद होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो डू इट, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ओके तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इलास्टिसिटी चैप्टर से लिया गया, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यास्थता, ठीक है। तो प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी इज द चैप्टर जहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। कह रहा है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर्स है, ठीक है। देयर 2 वायर्स, 2 तार हैं, ऑफ सेम मटेरियल, जो दोनों सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल मतलब जैसे दोनों एल्युमिनियम के हैं, दोनों कॉपर के हैं, दोनों स्टील के हैं या कुछ और भी, ठीक है। देयर ऑफ सेम मटेरियल, अच्छी बात है।
उनका जो रेडियस का जो रेशो है, जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो बच्चों, ये जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनका रेशो दिया है कितना, 2:1। रेडियस का रेशो 2:1 है। तो रेडियस का रेशो अगर 2:1 है तो बच्चों एरिया का रेशो कितना होगा, 4:1। कैसे सर, समझ में नहीं आया? तो देख लो क्यों होगा। ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, 2:1। पाई तो सब में कॉन्स्टेंट होगा। तो इनके क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस, जो रेशो आ गया बच्चों 2:1। ये देख ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है इन्हीं का रेशो बात हो रही है, ठीक है। एंड लेंथ का रेशो 4:1 है। जो L1 और L2 जो लेंथ का रेशो है बच्चों, वो कितना है, 4:1, ठीक है। आर स्ट्रेच्ड बाई फोर्सेस F1 एंड F2। दोनों को F1 और F2 फोर्स से खींचते हैं। जैसे स्प्रिंग को खींचते हो तो इन दोनों वायर्स में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, प्रत्यास्थता का गुण है। तो जैसे स्प्रिंग को खींचते हो, इलोंगेट करते हो, ये भी इलोंगेट होगा बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिसिटी। इतना पढ़े होगे, प्रत्यास्थता नामक एक चैप्टर है, इलास्टिसिटी वहाँ बताया गया हो, ठीक है। तो देयर स्ट्रेच्ड बाई टू फोर्सेस F1 एंड F2 टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन लेंथ। उनकी लेंथ में जो चेंज है वो सेम करना है। इसका भी लेंथ में चेंज, इसका भी लेंथ में चेंज, इलोंगेशन कह सकते हो, लेंथ में चेंज कह सकते हो, दोनों के लिए सेम है। भाई खींचोगे F1 से, खींचोगे F2 से, तो दोनों की लेंथ में कुछ चेंज होगा, दोनों में कुछ इलोंगेशन होगा, जैसे स्प्रिंग में होता है, वो दोनों का सेम है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ F1:F2? F1 और F2 का रेशो हमको पता करना है। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े होगे बहुत बार। y इज इक्वल टू बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हिंदी में कहते हो सर प्रतिबल। मैं लिख दे रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो शायद इन वर्ड्स को नहीं जानते होंगे इंग्लिश में, उनके लिए प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और y क्या होता है? तो y तो बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है। y को बोलते हो यंग्स मॉडुलस। पढ़े होगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस का, प्रत्यास्थता गुणांक का। y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाई L। ये सब फॉर्मूला पढ़े होगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे बोल सकते हो F इंटू L बाई A अपॉन डेल्टा L बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो y होता है यंग्स मॉडुलस, ये जो तार हैं उनके टाइप पर डिपेंड करता है, उनके टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर दो सेम मटेरियल के हैं, दोनों कॉपर, दोनों एल्यूमिनियम, दोनों स्टील, तो दोनों के लिए y सेम होगा। y डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वायर। टाइप, उसकी लंबाई मोटाई फर्क नहीं पड़ता, ओनली टाइप। तो क्वेश्चन शुरुआती कह सेम मटेरियल, जब सेम मटेरियल बोल दिया बच्चों तो समझ जाना y दोनों का सेम है। अब y दोनों का सेम है तो मैं डिवाइड कर दूं, तो y अपॉन y, इस केस की बात हो रही है, F1 बाई, ऐसे मैं कह दूं F1 L1 बाई A1 डेल्टा L, डेल्टा L दोनों का सेम है, मैं इसको डेल्टा L लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई, या इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, हमें किसका रेशो निकालना है, F का ना। तो F इज इक्वल टू ऐसे बोल दो A Y डेल्टा L बाई L। देख लो A Y डेल्टा L बाई L, हमें F का रेशो निकालना है। भाई देखो A और डेल्टा L दोनों के लिए सेम होगा, सॉरी A बोल रहा हूँ, Y और डेल्टा L दोनों के लिए सेम होगा। Y क्यों सेम होगा? क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल के हैं। डेल्टा L इसलिए सेम होगा, क्वेश्चन में लिखा है सेम चेंज इन लेंथ, यानी कि F का जो रेशो है वो A और L पे डिपेंड करेगा। तो मैं अगर F का रेशो निकालना चाहूँ F1 बाई F2, तो आई विल राइट A1 बाई L1 बाई A2 बाई L2 बोल सकता हूँ। तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, A1 बाई
A2 इंटू L2/L1, चेक कर लो पलट गया तो A1/A2 कहता है सर 4/1, L2/L1, L1:L2 4:1 है, तो L2:L1 क्या होगा 1/4, उसका उल्टा कर दोगे 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यू विल हैव रेशियो 1:1, तो 1:1 इज योर करेक्ट आंसर। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही कहूँगा, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ़ यू नो द फॉर्मूला कि Y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रतिबल क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन प्रकृति क्या होती है डेल्टा L/L, जहाँ डेल्टा L क्या है चेंज इन लेंथ और L क्या है ओरिजिनल लेंथ। इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये मैंने चेंज कर लिया, F की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और जो कि सेम मटेरियल का था तो Y कैंसिल हो गया, डेल्टा L इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि लेंथ में चेंज सेम क्वेश्चन में दिया था, तो F डिपेंड्स ऑन ओनली A एंड L, और A और L का रेशियो दिया ही था, हमने सॉल्व कर लिया, आंसर कम्स 1:1। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है। तो डू इट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे हम लोग, क्विक। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन भी सरफेस टेंशन चैप्टर से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कह सकते हो, फैक्ट्स कह सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स जो तुमको याद रखना है, ठीक है। तो होता क्या है, जब एक लिक्विड का ड्रॉप कई ड्रॉप्स में अगर ब्रेक होता है, कई छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का मतलब छोटे ड्रॉप को ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ठीक है। जब एक कोई लिक्विड का बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटता है, पानी की एक बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में अगर टूटती है तो क्या क्या होता है, सुनो। पहली बात तो बच्चों वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सा बात समझ लो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जितना इसके अंदर लिक्विड है उतना ही इसके अंदर पूरा कंबाइंड लिक्विड है। एक जग के पानी को तुम 4 ग्लासेस में निकाल दो तो क्या पानी की वॉल्यूम चेंज कर जाएगी? भाई जितना वॉल्यूम 2 लीटर उस जग में था उतना ही 2 लीटर 4 ग्लासेस में रहेगा, सबको जोड़ दोगे तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज। पहली बात तो ये, तो ये ऑप्शन तो बेकार का है, इससे कोई मतलब नहीं है। एरिया की बात करते हैं, सुनो, एरिया चेंज करता है जब भी ये घटना घटती है, बड़ा ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप अगर कभी भी होता है तो बच्चों याद रखना एरिया इंक्रीज करता है, और कभी भी ये सब मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाए तो इस केस में एरिया डिक्रीज करता है। इस बात को ध्यान, ये फैक्ट है, कभी नहीं बदलेगा, फिक्स है ये। तो अभी ये से ये पूछा है, हो सकता है अगली बार ये से ये पूछ ले, दोनों पढ़ लो अच्छे से। तो ये फैक्ट है, इसको लिख लो, याद रख लो। वेन एवर अ बिग ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू स्मॉल ड्रॉप्स एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब भी कभी ये लोग मिल करके छोटे ड्रॉप मिल करके बड़ा ड्रॉप बनाएंगे कभी भी, तो एरिया डिक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, मैं लिख भी दिया हूँ। तो इसके हिसाब से अच्छा एक बात और, एनर्जी का क्या होता है सर, सुनो। इस केस में जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी पहले वाले केस में बच्चों इंक्रीजेस, क्योंकि सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया बढ़ेगा सो द सरफेस एनर्जी। इस केस में जहाँ पर एरिया डिक्रीज करता है वहाँ पर जो एनर्जी है बच्चों, एनर्जी इज लिबरेटेड। एनर्जी इज लिबरेटेड का मतलब ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या था, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्प्लिट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो इस केस में एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, एरिया विल इंक्रीज भाई। और एनर्जी वॉल्यूम इंक्रीज कभी नहीं हो सकता। एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी लिबरेट तब होती है, ऊर्जा मुक्त तब होती है जब छोटे से बड़ा बनता है, वो भी गलत है। एनर्जी डज नॉट चेंज, ये गलत है भाई। एरिया जब भी चेंज करेगा एनर्जी विल डेफिनेटली गोइंग टू बी चेंज, ठीक है।
तो इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जब सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पर क्वेश्चन करेंगे। बहुत न्यूमेरिकल्स भी इससे बनते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स तो था नहीं, फैक्ट्स थे, कॉन्सेप्ट से इसको समझ लो। कभी भी एक बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप्स में अगर टूटती है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एंड सरफेस एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड वेन एवर स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है और जो एनर्जी लिबरेट करती है, मुक्त होती है, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लिबरेट होगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, जहाँ पर इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम दोनों में चाहे यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो डू इट, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20th कह रहा है कि इन एन एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात, रुद्धोष प्रक्रम की बात है, जो बहुत अच्छे से पढ़े हम लोग। इन एन एडियाबैटिक चेंज पी एंड टी ऑफ अ डाई एटोमिक गैस, एक डाई एटोमिक गैस की बात हो रही है, द्विपरमाणु गैस की बात हो रही है। चलो ठीक, अच्छी बात है सर, हम लोग सबके बारे में पढ़े। मोनोटॉमिक, डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, सीपीसीवी की वैल्यू क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सब पढ़े हैं, फैक्ट्स से याद भी किए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी देखना अभी। तो P एंड T आर रिलेटेड बाई P प्रोपोर्शनल टू T के पावर n। एक रुद्धोष प्रकरण में दाब और ताप में ये संबंध दिया है, P T के पावर n के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पर n की वैल्यू बताई है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अप्रोच देखना। तुमको याद हो तो रुद्धोष प्रोसेस बोल, हिंदी इंग्लिश मिक्स करने में मैं खुद मिक्स हो जा रहा हूँ। रुद्धोष प्रक्रम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक P और V के बीच, याद आ रहा होगा, एक T और V के बीच, याद आ रहा होगा, एक P और T, P और V, T और V, T और P। तो यहाँ पे T और P की बात हो रही है, तो T और P का फॉर्मूला जरा याद करो क्या था सर? P और T का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस में T टू पावर गामा अपॉन P टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद आ रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़े थे हम लोग। तो पहले प्रोपोर्शनल में चेंज कर लो, यानी कि अगर दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, भाई रेशियो कांस्टेंट उन्हीं का होता है जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर P का पावर हटाओगे तो नियम कहता है कि ये पावर उस वाले पावर के डिवाइड में आ जाएगा, ये भी क्लियर है। अगर अब कंपेयर करो तो कंपेयर करने पे n इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? गामा बाई गामा -1। इसी n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तुमको अगर सर ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन n तो गामा पे डिपेंड कर रहा है और गामा दिया नहीं है। ध्यान से देखो, गामा दिया है। डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू मैंने 2 लिखवाई थी, एक 7/5 और दूसरा क्या लिखाया था 9/7। कुछ याद आ रहा है? विथ विदाउट वाइब्रेशन, विथ वाइब्रेशन, अच्छे से पढ़ो, मैं सब बताया हूँ, कंपन बिना और कंपन के साथ। तो मैंने कहा भी था जब तक स्पेसिफाई न करे कि वाइब्रेशन है कि नहीं है, विल यूज गामा इज इक्वल टू 7/5। पुट कर दो गामा इज इक्वल टू 7/5, तो कितना हो जाएगा ये 7/5 अपॉन 7/5 -1। तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 7/5 और 7/5 कितना हो जाएगा बच्चों 2/5, ठीक है। तो 5 कैंसिल्ड आउट, यू विल गेट गामा इज इक्वल टू 7/2 इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस तुमको देखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग जो पढ़े हैं उसको प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर लो और कंपेयर कर लो। तो और गामा की वैल्यू गैस के एटमॉस्फेरिटी, याद मैंने कहा था गामा डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिटी ऑफ गैस, बहुत बार बताया हूँ कि गामा गैस के परमाणुकता पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिटी ऑफ गैस। तो एटमॉस्फेरिटी दिया है तो मतलब गामा दिया है, गामा मैंने रख दिया, गेट द आंसर 7/2। बट गामा याद रखना बच्चों, सारे गैसेस के लिए टेबल बना के सब लिखवाया हूँ मैं, अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है उसको याद रखो, ठीक है। तो 4th इज योर करेक्ट ऑप्शन। जल्दी करो, चलेंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन और कर लिए, ऐसे ही चलेंगे। देखो ऐसे ही चलेंगे हम, एक ही दिन में पूरा तुमको 50 क्वेश्चन का आंसर तुमको मुझको बताना नहीं है कि भाई देखो इसका आंसर ये उसका आंसर, लेकिन हम लोग करेंगे, विधिवत करेंगे, जम के करेंगे, उसके आगे पीछे सब कुछ समझ के करेंगे, ताकि हमको एकदम सॉलिड बात हमारी बने। आंसर से हमको रटने ही नहीं है, उसके आगे पीछे समझते चलना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उसकी कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और कर ले। 3-4 पार्ट में हम लोग एक ईयर का कंप्लीट करेंगे, मैथ्स ग्रुप का भी, बायो ग्रुप का भी। ये बहुत हेल्प करेगा, इस बात को ध्यान रखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ो, जो अपनी कमी है उसको दूर करो, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो, फालतू बातों के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और वेव मोशन लोग का जल्दी ही शुरू होने वाला है, साउंड वेव का नेक्स्ट लेक्चर 1-2 दिन में तुमको, आज ही कल में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।